हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फ्लुएंट एपीआई और डाटा एनोटेशन के हवाले से कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं जिक्र करना चाहूँगा इस चीज़ का कि ये दोनों टॉपिक मैंने एक साथ क्यों लिखे। ये दोनों टॉपिक मैंने इसलिए एक साथ लिखे कि ये दोनों का काम जो है वो बहुत ही मिलता जुलता है या तकरीबन एक ही काम है। बस एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स लेवल पे जाके यूज़ हो रहा होता है और एक थोड़ा सा सिंपल लेवल पे जाके यूज़ हो रहा होता है। तो सबसे पहले तो इनका काम होता क्या है। तो बेसिकली आप फ्लुएंट एपीआई की बात करें या फिर डाटा एनोटेशन की बात करें तो ये दोनों ही जो है दो कन्फिग्रेशन के जो मैकेनिज़्म हैं ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर। और ये इसलिए यूज़ करते हो आप ये बताते हो कि जो आपके जो डोमेन मॉडल्स हैं वो डाटाबेस स्कीमा में जाके किस तरीके से कन्वर्ट होंगे, वो किस तरीके से मैप हो रहे होंगे, उनके ऊपर क्या क्या कंस्ट्रेंट्स लगे हुए होंगे, वो सारी चीज़ें आप इनका इस्तेमाल करके बता रहे होते हो। अब जो डाटा एनोटेशन है इसके अंदर वो क्या करता है कि ये आपको हेल्प करता है कि आप वो सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स और वो सारी की सारी जो चीज़ें वो आप डायरेक्टली अपनी जो मॉडल क्लास है उसी के अंदर ही लिखते हैं। आप उसके अंदर जो डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर ही लिखते हैं। जबकि फ्लुएंट एपीआई क्या करता है कि ये आपको एक सेपरेट स्पेस प्रोवाइड करता है आपके डीबी कॉन्टेक्स्ट में जाकर के आप वहाँ जाकर जो है ये सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें। तो कब कौन सा यूज़ करना चाहिए, अगर हम इसकी बात करें तो देखें अगर छोटी मोटी आपने कुछ कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड करने तो डाटा एनोटेशन बेस्ट है। लेकिन जब आप थोड़े से कम्प्लेक्स लेवल के ऊपर जाएंगे तो वहाँ जाकर डाटा एनोटेशन काम नहीं कर सकेगा। वहाँ जाके फिर आपको डेफिनेटली फ्लुएंट एपीआई की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो अगर आप ये कहना चाहें कि जी डाटा एनोटेशन आती है तो फ्लुएंट एपीआई की क्या ज़रूरत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको डाटा एनोटेशन आती भी है तो भी आपको फ्लुएंट एपीआई आपको आना लाजमी है, क्योंकि कम्प्लेक्स स्कीमास की जो डीलिंग है वो सारी की सारी फ्लुएंट एपीआई ही कर रहा होता है। सारे कंस्ट्रेंट्स को फ्लुएंट एपीआई ही पुट कर रहा होता है। और अगर आपने किसी जगह पे डाटा एनोटेशन और फ्लुएंट एपीआई दोनों को यूज़ किया हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लुएंट एपीआई और डाटा एनोटेशन को अगर आपने दोनों को यूज़ किया हुआ है तो आखिर पे जाकर जो इम्प्लीमेंटेशन होगी, जो फाइनल जिस चीज़ को कंसीडर किया जाएगा वो फ्लुएंट एपीआई को ही किया जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि व्हेन बोथ आर अप्लाइड फ्लुएंट एपीआई टेक्स प्रेसिडेंस। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। मिसाल के तौर पे आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ लेता है कि मैंने एक टेबल है ए, उसके किसी फलाने एट्रीब्यूट के ऊपर किसी कोई भी एक एट्रीब्यूट है उसके ऊपर जाके मैंने डाटा एनोटेशन के ज़रिए एक कंस्ट्रेंट लगा दिया और उसके अंदर मैंने जो चीज़ डिफाइन की और फिर सेम प्रॉपर्टी के लिए मैंने फ्लुएंट एपीआई के थ्रू भी एक कंस्ट्रेंट लगा दिया। और अब उसके बाद मुझे डेटाबेस में कौन सा कंस्ट्रेंट देखने को मिलेगा, वो जो डाटा एनोटेशन से लगाया या फिर वो जो फ्लुएंट एपीआई से लगाया। तो डेफिनेटली वो जो फ्लुएंट एपीआई से लगाया, क्योंकि उसको जो है प्रेसिडेंस मिलती है। तो अब हम इस चीज़ को जाके प्रैक्टिकली समझते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहानियों से ज़्यादा प्रैक्टिकल समझाता है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं मॉडल में और हम यूज़र पे चले जाते हैं। तो अब जो मैं काम करने वाला हूँ इसका नाम है डाटा एनोटेशन। मिसाल के तौर पे मैं अपने जो है इसको बताना चाहता हूँ कि जब मेरा मॉडल जब ये पूरा का पूरा जाए डेटाबेस में तो ये जो नैम की जो प्रॉपर्टी है इसकी जो मैक्स लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। तो मैं एक बड़ी ब्रैकेट इसके ऊपर लगाऊंगा और मैं इसके अंदर जाके लिखूंगा मैक्स लेंथ। और मैं मैक्स लेंथ में जाके इसके अंदर लेट से 50 डाल देता हूँ। तो अब ये बेसिकली मैंने कंस्ट्रेंट इंप्लीमेंट कर दिया और देखें डाटा एनोटेशन ऊपर जो है अब हम यूज़ कर रहे हैं वो आ चुका है। तो अब ये नैम की जो मैक्स लेंथ है वो 50 होगी। ये जो मैंने ऊपर लिखा ये डाटा एनोटेशन की। क्या ये रिक्वायर्ड है? बिल्कुल रिक्वायर्ड है। तो इसको मैं यहाँ से एक और डाटा एनोटेशन लगा देता हूँ कि ये रिक्वायर्ड भी है। तो अब जनाब अली मैक्स लेंथ इसकी कितनी होगी? 50, और ये रिक्वायर्ड भी है। इसी तरीके से हम ईमेल की बात करते हैं तो हम यहाँ पर भी जाके इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसकी हम कर देते हैं जी मैक्स लेंथ इसकी लेट से 100। और क्या ये रिक्वायर्ड है? जी बिल्कुल रिक्वायर्ड है। अब ये दोनों चीज़ें मैंने कर ली। अब आईडी के ऊपर भी आप जाके डाटा एनोटेशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अगर इसके ऊपर की लिख दिया तो इसका मतलब ये कि मैं इसको एज अ प्राइमरी की डिफाइन कर रहा हूँ। बट अब क्योंकि ई एफ कोर आहिस्ता आहिस्ता बहुत एडवांस होता चला जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कहना तो शायद गलत ही होगा, बहुत तेज़ी से एडवांस होता चला जा रहा है। तो अब हम अगर एक आईडी के ऊपर ये डाटा एनोटेशन नहीं लगाते, इवन कि ये डाटा एनोटेशन तो छोड़े हम फ्लुएंट एपीआई भी नहीं डिफाइन करते, तो ऑटोमेटिकली आईडी को डिटेक्ट करके इसको प्राइमरी की कर लेता है। लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये जितना भी मैंने किया ये डाटा एनोटेशन की। अगर आपको छोटी मोटी डाटा एनोटेशंस करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप अपने मॉडल्स को क्लीन रखना चाहते हैं तो आप ये सारी की सारी डाटा एनोटेशंस को अवॉइड करके ये सारा काम फ्लुएंट एपीआई से भी जाके कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, हम वहाँ चल के देखते हैं। मैं डाटा के फोल्डर में चला जाता हूँ और ऐप डी बी कॉन्टेक्ट्स को ओपन कर लेता हूँ। जो हमारी क्लास है उसके अंदर आके मैं अपना एक प्रोटेक्टेड फंक्शन बनाता हूँ। देखें, अब जैसे ही मैंने अपना प्रोटेक्टेड फंक्शन बनाया तो उसने ऑन मॉडल ओवरराइड वाइड ऑन मॉडल क्रिएशन को दे दिया है। अब इसके बाद इसमें जो कुछ भी है फिल वक्त तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ और मैं सारा का सारा काम खुद से करूँगा। कैसे, मैं यहाँ पर मॉडल बिल्डर को उठाता हूँ और मॉडल बिल्डर को बोलता हूँ कि जो मेरी एंटिटी है उस एंटिटी का नाम जो है वो क्या है, मैं अपनी मॉडल क्लास का नाम लिखूँगा। मेरी एंटिटी का नाम जो है वो यूज़र है, ठीक है। और अब उस यूज़र एंटिटी के अंदर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया। और उस प्रॉपर्टी का जो अच्छा, यूज़र के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी नेम थी ना, हाँ नेम है, ठीक हो गया। अब देखें, मैं दोबारा से देखता हूँ, यूज़र है और यूज़र के अंदर जाकर क्या है जी, कोई प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया। अब उस प्रॉपर्टी यू गोज़ फॉर यू डॉट नेम, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी के बारे में अब मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ और वो पहली बात क्या है कि ये रिक्वायर्ड है, तो मैं इसको इज़ रिक्वायर्ड कर दूंगा। ये एक फंक्शन लग गया और इसकी मैक्स लेंथ कितनी होगी, डॉट लगा के हैज़ मैक्स लेंथ जो है वो मैं जितनी भी देना चाहूँ मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसकी 50 दे दी। अच्छा, ये एक काम हो गया। इसके बाद दोबारा से अब मेरे पास एक और भी है, तो मैं दूसरी प्रॉपर्टी के लिए दोबारा से शुरू करूँगा। मॉडल बिल्डर को दोबारा से ऐसे ही मैं कॉल करूँगा और उसके लिए भी मैं ये काम कर सकता हूँ। देखें, यही एग्जैक्टली ईमेल के लिए भी मैंने इस तरीके से कर लिया, ठीक है। इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, अगर आप डॉट लगाओगे तो आपको बहुत सारे एक्सटेंशन मेथड्स मिलते चले जाएंगे और आप उनको जो है यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ कामों के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पर अगर आप इनको रिसर्च करें, मैं बल्कि हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी दुनिया का कोई भी ऐसा ट्यूटोरियल नहीं हो सकता जो कि आपको यहाँ लिस्ट में मौजूद हर एक फंक्शन को डिटेल में बता सके, समझा सके। तो आप कोशिश ये किया करें कि आप इन फंक्शंस को देखा करें और आप इन फंक्शंस को यहाँ से डिटेल में स्टडी किया करें, यहाँ से नाम पढ़ के जाके गूगल किया करें। आजकल तो चैट जीपीटी का ज़माना है, वहाँ से जाके चैट जीपीटी जहाँ पे सर्च किया करें कि मॉडल बिल्डर के अंदर मुझे ये एक्सटेंशन मेथड देखने को मिला था, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। तो बेसिकली वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये चीज़ें फिर भी अगर आप ऐसे कर भी लेंगे तो आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रहेंगी, जस्ट आपको एक फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर रह जाएगा। ज़्यादा लर्निंग तब होती है जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। खैर, ये देखें, अब मैंने क्या किया, मैंने यूज़र टेबल की पहली प्रॉपर्टी को उठाया जिसका नाम नेम था और उसको रिक्वायर्ड भी कर दिया और मैक्स लेंथ उसकी यहाँ से डिफाइन कर दी। इसी तरीके से एक मैंने क्या किया, उसकी दूसरी प्रॉपर्टी को उठाया और उसको ऐसे कर दिया। अगर मेरे पास कोई और टेबल होता, जैसे यूज़र के बाद हमारे पास होता है ना समटाइम, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था यूज़र के बाद हमारे पास यूज़र प्रोफाइल का भी टेबल मौजूद था। इसी तरीके से हमने इससे पहले भी कुछ ट्यूटोरियल में आई थिंक यूज़र के साथ कोई और भी बनाया था, हाँ टू डूज़ का बनाया था। तो उसके लिए भी मैं इसी तरीके से मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी और फिर उसके अंदर यूज़र प्रोफाइल, फिर उसकी एक एक प्रॉपर्टी को उठा के कर सकता हूँ। लेकिन ये काफ़ी एक दो टेबल हैं तो उसके लिए तो ये मेथड यहाँ पर फ्लुएंट एपीआई का परफेक्ट है, आप इसमें काम करें। लेकिन अगर आपके पास टेबल ज़्यादा हैं और आप हर टेबल की हर एक प्रॉपर्टी के लिए डिफ़ाइन कर रहे हैं तो ये इस तरीके से यहाँ पे बेशुमार लाइनें होती चली जाएंगी। फिर आपके लिए जो रिकमेंडेड मेथड है वो ये है कि आप इनकी ग्रुपिंग कर लें। अब वो ग्रुपिंग वाला मेथड क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैं इस मेथड को यहाँ पे कमेंट करता हूँ, ये डायरेक्ट मेथड है। और अब हम ग्रुपिंग मेथड को देखते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सॉरी, मॉडल बिल्डर को मैं उठाता हूँ, मॉडल बिल्डर को मैं उठा के और मैं एंटिटी में जाकर तो मैं सबसे पहले अपनी यूज़र एंटिटी को उठाता हूँ और यूज़र एंटिटी को उठाकर अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। फिर इसके अंदर मैं कोई भी ऑप्शंस कर दें या फिर कोई एंटिटी कर दें, ठीक हो गया, आप जो भी एक रख लें वेरिएबल, और उसके बाद ऐसे करके हम इसमें कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। अब आप इसके अंदर वही चीज़ें दोबारा से कर सकते हैं। ये देखें, अब ये मेरा एक छोटा सा मिनी फंक्शन समझ लें बन गया, जिसके अंदर मैंने क्या किया कि मैंने यूज़र टेबल के सारे मामला डील कर दिया। अब अगर मेरे पास कोई दूसरा टेबल होता तो मैं इसी तरीके से मॉडल बिल्डर करके, मैं बार बार मॉडल से ही आगे बात शुरू किए जा रहा हूँ,
मैं मॉडल बिल्डर करके डॉट एंटिटी करके आगे जो दूसरा टेबल है उसको बनाकर और सो ऑन इस तरीके से करता चला जाता है और हर टेबल के लिए एक एक सेपरेट ग्रुप बन जाएगा। तो फ्लुएंट एपीआई में चीज़ों को डिफ़ाइन करना बड़ा आसान हो जाता है, खाली इस सिंटैक्स के लिए गो थ्रू होने की ज़रूरत है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर कर रही होती है वो ये कर रही होती है कि जब आप एक दो दफ़ा इसके अंदर कम्प्लेक्स किस्म के कोड्स को लिखते हो ना, जस्ट एक दो दफ़ा, तो उसके बाद फिर वो आपके माइंड से निकलते नहीं हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे यू गोस फॉर यू डॉट आई डी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको बोल देता हूँ, अच्छा ये खुद से जब लिखने लगता है तो बड़ा तंग करता है समटाइम, डॉट करके और इसको मैं हैज़, इसका की का होता है आई थिंक सो की समथिंग, जिससे ये इसको हम जो है की के तौर पे डिफ़ाइन करते हैं। प्राइमरी की है या की है, अभी मैं यहाँ पर होता है उसको हम क्या लिखा करते हैं उसके लिए आई थिंक सो, बल्कि हाँ उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जाके डॉट एंटिटी डॉट, यानी कि इस एंटिटी की एक की भी है हैज़ की, और इसको हैज़ की करके इस तरीके से हम कर देंगे। तो देखिए अब हमने बता दिया कि यू आई डी एक की है और डेफिनेटली अब इसके ऊपर मैं ये लगाता भी हूँ कि रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे वो नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेटली की जो होती है वो ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड ही होती है। एनीवेज इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है यार, बहुत सारे। आप उन सबको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चलता चला जाएगा। बट आई होप सो कि मेरी जो इस वीडियो का मकसद था वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और वो ये था कि आपको मैं बता सकूं कि डाटा एनोटेशन और जो आपका फ्लुएंट एपीआई है उसका क्या कंसेप्ट है और उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। सो अभी मैं इस लेक्चर को यहाँ पे ही कंप्लीट कंसिडर करता हूँ, और अब इस वीडियो के एंड पे अगेन मैं आपके साथ ये आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।